इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए शेड्यूल के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि शेड्यूल क्या होता है, कितने शेड्यूल हैं अभी प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर एक शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि भाई शेड्यूल होता क्या है। तो देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल दिए गए हैं, तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनके एडिशनल डिटेल जो कि हमारे उस आर्टिकल में ना देखे, उनको एक अलग से टेबल बना के रख दिया गया है। ठीक है, उन टेबल्स में जो है आर्टिकल्स की एडिशनल डिटेल को दिया गया है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और उन्हीं टेबल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शेड्यूल कहते हैं। उन्हीं टेबल को हम शेड्यूल कहते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि अभी के टाइम पे प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, तो अभी प्रेजेंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। लेकिन जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब 1949 में 26 नवंबर 1949 को जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया था, तो ऐसे टाइम पे केवल 8 ही शेड्यूल थे। लेकिन अभी कितने हैं, 12 हैं। मतलब कि बाद के जो 4 शेड्यूल हैं उनको जो है अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, जैसे 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 10th 5th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। अब हम एक एक शेड्यूल के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट शेड्यूल से। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, इट कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उनके नाम कहाँ पे दिए गए हैं, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। और उनका ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है, कि भाई अगर यूपी का, ठीक है, यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक लागू होगा, किस बाउंड्री तक लागू होगा, ठीक है, किस एरिया तक लागू होगा, ये भी जानकारी कहाँ तक दी गई है, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। तो सेकंड शेड्यूल बात करता है अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट का अगर हम सीधा बात करें तो एमोल्यूमेंट का मतलब समझिए आप वेतन से समझिए, आप सैलरी से समझिए, राइट। तो किन के अलाउंसेज और एमोल्यूमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इंडियन स्टेट के जो गवर्नर हैं, लोकसभा के जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, और यही सेम चीज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, और प्लस कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के सैलरी और अलाउंसेस के बारे में कहाँ पर जानकारी दी गई है, हमारे सेकंड शेड्यूल में दी गया है, इनके बारे में मेंशन किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की, ओथ एंड अफर्मेशन की। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक डिफरेंस जान लेते हैं भाई कि ओथ क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, जो लोग आस्तिक होते हैं यानी जो थीस्ट होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, तो उनको ओथ दिलाया जाता है। लेकिन जो भगवान में विश्वास नहीं करते उनको अफर्मेशन दिलाया जाता है, राइट। ओके, तो ये चीज़ समझ के रखिएगा। अब किन की ओथ और अफर्मेशन की बात होती है, तो इंडिया के जितने यूनियन मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनके ओथ अफर्मेशन की बात होती है। और पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट के जितने मिनिस्टर हैं, राइट, और जितने भी जो है कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और हाई कोर्ट के जज, इन सब के ओथ और अफर्मेशन के बारे में जो मेंशन किया गया है हमारे थर्ड शेड्यूल तृतीय अनुसूची में, इनके बारे में मेंशन किया गया है। चलिए अब मूव करते हैं दोस्तों फोर्थ शेड्यूल की ओर। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि हमारे राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा कि हमारे राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सीटें क्या होंगी, ठीक है, कितनी सीटों का एलोकेशन होगा, कितनी सीटों का आवंटन होगा, ठीक है, इनके बारे में बात कौन करता है दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल, कि हर एक शेड्यूल और यूनियन टेरिटरी की कितनी कितनी सीटें जो है राज्यसभा में होंगी, इनके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया, हमारे फोर्थ शेड्यूल में। अब बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल की। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इसको थोड़ा जो है हमको और ज़्यादा जो है क्रिस्प एंड क्लियर रख के चलने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, तो जो फिफ्थ शेड्यूल है ये बात करता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है, कि जो भी शेड्यूल एरिया है, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा, इनके बारे में बात कहाँ पे होती है, हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। लेकिन अगर यही बात हो जाती है जो है, अगर स्टेट के अकॉर्डिंग हो जाती है, तो ये मेंशन किया गया हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में, छठवीं अनुसूची में, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका जो ट्राइबल एरिया है,
इनके जो ट्राइबल एरिया है इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा, इनका शासन प्रशासन किस हिसाब से होगा, ये कहाँ पे मेंशन किया गया हमारे 6th शेड्यूल में। ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट वाइज की बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया की, तो ये 6th शेड्यूल में है। लेकिन अगर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है तो ये कहाँ पे है दोस्तों, हमारे 5th शेड्यूल में है। ठीक है, तो इसको एकदम क्लियर कट एकदम डिफ्रेंशिएट करके चलना है आपको। आगे चलते हैं अब दोस्तों हम 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है अपना ये। ध्यान दीजिएगा, ये बात करता है कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, और कौन किस चीज़ पे कानून बनाएगा, किसका हर एक लेजिस्लेचर का जो है सब्जेक्ट बांट दिया गया है। तो उसके लिए लिस्ट बना दी गई है कि भैया जो है आप इस पे कानून बनाएंगे, आप इस पे कानून बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 लिस्ट बनी हुई है। एक है यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट जिसको बोलते हैं हम राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे सबके जो सब्जेक्ट बांट दिए गए हैं कि भैया जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो किन किन सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किन किन सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा। ये बिल्कुल एकदम जो है क्लियरली इसको बांट दिया गया है। राइट, ओके। जैसे यूनियन लिस्ट, ठीक है, इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इस पे क्या है, 52 सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे लॉ बनाने का ध्यान रखिएगा, जैसे डिफेंस हो गया, ये यूनियन लिस्ट में है, तो इस पे लॉ बनाने का राइट जो है केवल पार्लियामेंट को, हमारे यूनियन लेजिस्लेचर को है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुलिस की, जो कि हमारे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इस पे कानून बनाने का राइट किसका है दोस्तों, स्टेट लिस्ट का है। ये स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। कॉन्करेंट लिस्ट, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इनके ऊपर जो है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों में विवाद हो गया, जब पता चला कि एक ही चीज़ के ऊपर दोनों ने कानून बनाया, राइट, लेकिन दोनों में क्या हो गया दोस्तों, विवाद हो गया। तो अब क्या होगा, तो जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वही कानून मान्य होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो ये देखिए हमने कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं पार्लियामेंट, जिनके ऊपर पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता है। डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, रेलवे, तो इनसे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे इन पे अगर कानून बनाना होगा तो हमारी पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर किस किस चीज़ के ऊपर बनाएगी, पुलिस, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर कौन कानून बनाएगा दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, जो हमारी विधानसभा, विधान परिषद होती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाती है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, कई बार पूछा जाता है कि एजुकेशन कौन से लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में है। राइट, तो जैसे हो गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हमारा स्टेट और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकता है। और इसके अलावा भी एक लिस्ट होती है, ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों एक लिस्ट होती है जो इसको जो है, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उनको अलग से एक लिस्ट बना के दिया गया है, जो है उस पर केवल कानून, जैसे इंटरनेट हो गया, तो इन पर कानून बनाने का राइट जो है केवल पार्लियामेंट का ही होता है। ठीक है, वो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं होती है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की, 8वीं अनुसूची की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है दोस्तों। तो ये बात करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की, 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन किया गया है जो हमारे इंडिया की हैं। देखिए हमारे इंडिया में क्या है, अंग्रेजी का ट्रेंड देखिए भले इतना बढ़ता जा रहा है, हमारे कोर्ट का जो कामकाज हो रहा है भले अंग्रेजी में हो रहा है। ठीक है, हमारे आईपीसी, सीआरपीसी भले ही अंग्रेजी में दिए गए हैं, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजी को हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भले हर जगह अंग्रेजी चल रहा है, हर जगह अंग्रेजी मिलेगा आपको, लेकिन जो है इंग्लिश को जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में, आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से राइज होते हैं कि भाई अभी कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। तो भैया इंग्लिश जो है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर कवर नहीं होता है। राइट, अब बात करते हैं 9th शेड्यूल की दोस्तों। तो 9th शेड्यूल जो डील करता है, ये हमारा लैंड रिफॉर्म से डील करता है और जमींदारी सिस्टम के एबॉलिशन से, यानी जमींदारी सिस्टम को क्या किया जाए, एबॉलिश किया जाए, इसको ख़त्म करने से रिलेटेड जो भी नियम कानून है, ये कहाँ पे डील होता है हमारे, कहाँ पे मेंशन किया गया, हमारे 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी मैटर हैं जिनसे पार्लियामेंट डील करती है,
वो उसको भी 9th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, देखिए 9th शेड्यूल में वही चीज़ें रखी जाती थी जिन एक खास बात थी 9th शेड्यूल के की जो है कि अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते थे जिनको अगर 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया गया है तो इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है, बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि भैया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी चीज़, जितने भी डिसीजन है हमारे, जितने भी रूल्स लॉ हैं, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, खास बात ये थी कि अगर 9th शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसे लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, तो सिंपली ये दिया गया है फंडामेंटल राइट को कोई भी लॉ अगर वायलेट करेगा तो उसको हम नल एंड वाइड दे देंगे। तो क्या होता था कि उसको 9th शेड्यूल में डाल देते थे। 9th शेड्यूल में डालने का ये फायदा होता था कि भाई इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई अब क्या कर सकते हो कि कोई भी नियम कानून है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद बना है और फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है तो आप इसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलते दोस्तों 10th शेड्यूल की ओर। ये भी बाद में ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, जैसे नेता लोग होते हैं ना, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में कूदे, कभी टीएमसी में कूदे, ठीक है, कभी जन मोर्चा में कूदे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि क्या हो, हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ऐसे क्या क्या प्रोविजन हैं जिनके बेसिस पे जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं इनको क्या किया जा सकता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर कोई कैंडिडेट जो है कुछ इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, पता चले उनके अंदर एंटी डिफेक्शन का आरोप है, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, या फिर इलेक्शन जीत के आए, तुम पार्टी बदल लिए, तुम बीजेपी से इलेक्शन लड़े थे, तुम जाके कांग्रेस में शामिल हो जाए, तो भी तुम्हारे ऊपर एंटी डिफेक्शन का आरोप लग जाएगा और तुम क्या हो जाओगे दोस्तों, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखना है। अब आता है 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो ये सिंपली हमारा रिलेटेड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। ठीक है, तो हमारे रूरल और अर्बन गवर्नमेंट की बात होती है यहाँ पे। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है हमारे 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था और ये बात करता है पंचायत के बारे में, रूरल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है दोस्तों। ठीक है, कि हमारे जो देहात एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे चलेगी उनके बारे में बात करता है। तो हमारे देहात में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो पंचायत के थ्रू चलती है। तो इसके पास भी कुछ पावर दिया गया है। तो इसके पास 29 मैटर्स हैं। अब हम बात करते हैं 12th शेड्यूल की। तो हमारे यहाँ भैया ग्रामीण के अलावा शहरी एरिया भी हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है। तो इसके लिए 12th शेड्यूल को ऐड किया गया और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू आउट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप शहरी एरिया में जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे पंचायत नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी वहाँ पे म्यूनसिपाल्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलती है दोस्तों, म्यूनसिपाल्टीज़ मिलती है आपके अर्बन एरियाज में। तो ये भी क्या इसकी तरह काम करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करती है। तो इसके पास भी कुछ पावर दिए गए हैं। तो इसके पास 18 मैटर हैं और इसके पास पंचायत के पास 29 मैटर हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।